नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएं जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है। अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाजार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है। तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 to 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है, जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है। अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 to 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 to 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 to 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 to 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 to 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास। वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, 1001 बार प्रश्न आपको देखिएगा तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अब तक पूछा गया है, इसलिए इसको तुम कंप्लीट कर लीजिएगा। और जेसीईआरटी का तो कंप्लीट नोट्स देखना भूलिएगा ही नहीं। अगर आप 10 तक देख लेते हैं 6 to 10 तो यहाँ से आपका 80% कंप्लीट आ रहा है। और अभी तो जो नोट्स अभी आपको देखिए हम यहाँ पर क्या करवाए हैं, जो क्वेश्चन 2 और 3 मई को आए हुए हैं उसका हमने लाइव प्रूफ भी आपको प्रश्न है, और उसके बाद किताब का पेज नंबर भी हम आपको दे करके क्लियर कर दिए हैं, तो आप उसको भी वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है। अंकुर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, ठीक है। तो अंकुर वाट का मंदिर जो है यहाँ पर आपका है कंबोडिया में, ठीक है। कहाँ पर है अंकुर वाट का मंदिर? कंबोडिया में है, और इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि अंकुर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा,
हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डच थे या पुर्तगाली थे, आपको बताना है। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाले देखिए जो प्रथम व्यापारी थे ना, वो आपका पुर्तगाली थे। कौन थे आपके? पुर्तगाली लोग सबसे पहले पहुंचे थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी को कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग या जनरल। ठीक है, तो देखिए हिंद चीन में जो बसने आए फ्रांसीसी, उनका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था और उनको कहा जाता था कोलोन। उनको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानु थे, इनका नाम बहुत ही फेमस है, देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ही नाम मिलेगा तो कहेंगे तो यह तो प्रश्न कहीं था ही नहीं, बहुत दूर से आया है, दूसरे जगह से। ऐसा नहीं है। जितना भी अभी देखिए 2-3 तारीख को जो परीक्षा हुआ है ना, उसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पर आपके लिए उसका लाइव प्रूफ, उसका वीडियो आपको दिखा देंगे चैप्टर वाइज। और अभी आज से हम देखिए आपके लिए एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रश्न आए हैं उसी पर आधारित उसी तरह का और प्रश्न आपको उसको 10 को 5-10 प्रश्न उसी पर आधारित हम आपको रिहर्सल करवा देने वाले हैं। जिसके बाद क्या होगा कि आपको अभी जो परीक्षा होगा ना, उसी टाइप का प्रश्न आएगा, उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, जो चैप्टर से आया है, तो उसी को अब हम कंप्लीट करवा देंगे। आपको सिर्फ ज़रूरी है कमेंट करने की कि करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि अति संभावित प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर आधारित अति संभावित प्रश्न, तो आपको आज से चालू कर देंगे हम। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा या नहीं तो फ़ोन जरूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226। ठीक है, तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? प्रश्न आए हुए हैं, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोईचाओ, हो ची मिन्ह, कुआंग या रिचू। ठीक है, इसका देखिए ये जो आपका लिखा हुआ था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसका लेखक था फान बोई चाओ। कौन था? फान बोई चाओ जो है इसके लेखक थे। 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौता को क्या कहा जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो समझौता का नाम था आपको हनोई समझौता था। क्या था? हनोई समझौता था। उसके आधार पर किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? कौन सा प्रसिद्ध दार्शनिक ऐसे थे जो एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी किसने करार दिया? रसेल ने, हो ची मिन्ह ने, नरोत्तम सिहानुक ने या रूसो ने? किसने यहाँ पर दोषी करार दिया था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रसेल। रसेल ऐसे वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। हिंदी चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जब हिंदी चीन क्षेत्र समाप्त हो रहा था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न आए हुए हैं, वाशिंगटन, निक्सन, जॉर्ज बुश या कोई नहीं। ठीक है, तो हिंदी चीन क्षेत्र में जिस समय युद्ध की समाप्ति हो रही थी उस अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो आपके निक्सन थे। कौन थे? निक्सन या निक्स भी कहा जाता है। हुआ क्या था? हुआ क्या था? यही प्रश्न आया था और लोग नहीं बना पाए। ठीक है, हुआ क्या था? क्रांतिकारी, साम्राज्यवादी, धार्मिक, क्रांतिकारी, धार्मिक। देखिए हुआ जो था एक संस्था था और वह एक क्रांतिकारी धार्मिक संस्था थी। यहाँ पर बुद्धिस्ट लोगों की एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? याद रखिएगा, सूर्यवर्मा द्वितीय छप रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? खजुराहो का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर, सूर्य मंदिर या कोई नहीं। ठीक है, तो अभी इसके पहले भी ये प्रश्न आया था, लेकिन वो था कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया या अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो ये अंकोर वाट को याद रख लीजिएगा। तो 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय ने किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया। राइट आंसर बी होगा। कौन सा समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया था? कौन सा ऐसा समझौता हुआ जिसके बाद वियतनाम जो है 2 भागों में बट गया? ताशकंद समझौता,
वियतनाम समझौता, जेनेवा समझौता या पंचशील समझौता। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता के बाद जो है वियतनाम 2 भागों में बट गया था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? प्रश्न छपा हुआ है। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या है? न्यूगन आई क्लोक, न्यूगन सी मिन्ह, कोई नहीं। ठीक है, तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम जो था आपका न्यूगन आई क्लोक, याद रखिएगा, न्यूगन आई क्लोक हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। हो आप यदि 6 to 8 सामाजिक विज्ञान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम बता दें, देखिए यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का बहुत ही अच्छा नोट्स बना हुआ है। जो आपका 60 प्रश्न रहेगा सामाजिक विज्ञान का, वो समझिए इसी नोट से 30 से 40 प्रश्न रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दुमत आप नहीं रखिए, क्योंकि तो अगले बार भी जब भी एग्जाम हुआ है और इस नोट से जितने लोग पढ़े हैं सभी को यहाँ से भिड़ता है, क्योंकि आपकी सुविधा को देखते हुए आपके एग्जाम के अनुसार ही यह नोट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि जैक की किताब से होगा, JCERT का किताब से हैंड रिटेन नोट्स है। इसलिए आप यहाँ से सारे नोट्स PDF वीडियो 499 रुपये में जरूर परचेज कर लेंगे, नहीं तो ग्रुप में जुड़ कर पढ़ लेंगे। अभी तो आपका ऑफर भी चल रहा है, सिर्फ 500 रुपये में आपका जुड़ा हो रहा है, नहीं तो फिर 1000 रुपये लगेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ से सारा नोट्स PDF मटेरियल तैयारी करके पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। हिटलर कौन था? इटली का तानाशाह शासक, जापान का तानाशाह शासक, जर्मनी का तानाशाह शासक या ब्रिटेन का तानाशाह शासक। ठीक है, तो हिटलर कौन था? ये जर्मनी का तानाशाह शासक था। ये JSSC में पूछा गया प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? 1939, 1945, 1947, 1947। ठीक है, तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ था उसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, और उसका डेट पूछ दे तो वो हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई थी? वो कौन सा संधि था जिसके द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोप दी गई? वर्साय संधि, वियना संधि, पेरिस संधि या कोई नहीं। ठीक है, तो वो थी वर्साय की संधि, जिसके तहत जर्मनी पर जो है कठोर एवं अपमानजनक शर्त थोपा गया था। देखिए हुआ क्या कि वर्साय की संधि 1919 में हुई थी। ये मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है, और जर्मनी के बीच हुआ था, और जर्मनी के विरुद्ध में इसमें फैसला लिया गया था। इसीलिए वर्साय की संधि यहाँ पर हुई, क्योंकि यह जर्मनी के विरुद्ध था लिए गए सभी फैसले। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए थे? देखिए मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? ओसाका, क्योटो, हिरोशिमा और नागासाकी, टोक्यो और कोबे। ठीक है, देखिए था क्या कि मई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए थे। ठीक है, एक परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, जो शहर का नाम है हिरोशिमा। बहुत बार पूछा गया है कि 6 अगस्त 1945 को जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था? 6 अगस्त को हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को भी ये गिराया गया, वो था आपका नागासाकी। यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया है, याद रखिएगा। एक को 6 अगस्त और एक को 9 अगस्त। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1939 से 1945 या 1912 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका कब हुआ था? तो ये 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसका डेट पूछ दे तो 20 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 1945, 1940 1942, 1939 19 कोई नहीं। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो आपका 1939 से 1945 के बीच हुआ। ठीक है, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? देखिए हिटलर का जो प्रचार मंत्री था उसको क्या क्या दिया गया था? अर्थशास्त्री एक थे, और उसका हत्या कर दिया गया। तो कौन थे? हेलमुट, गोयबल्स, पुतिन या कोई नहीं। तो ये गोयबल्स थे, जो कि यहाँ पर हिटलर को बता रहे थे कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो गोयबल्स थे। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? बिस्मार्क, कार्ल मार्क्स, जूसेफ माजनी या कोई नहीं। ठीक है, तो इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? जूसेफ माजनी ने। किसने बनाई थी? जूसेफ माजनी ने इटली में क्रांतिकारी लाने की योजना बनाई। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? मई 1945, जून 1943,
अगस्त 1947 या जनवरी 1942, ठीक है। तो जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने जो समर्पण है वो आपका यहाँ पर किया था मई 1945 ईस्वी में, ठीक है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? हिटलर के द्वारा जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? बहुत ही एमबीआई प्रश्न है, 1001 बार आया हुआ प्रश्न है। फांसीवाद, नाजीवाद या नासीवाद, साम्राज्यवाद या साम्यवाद, ठीक है। तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? नाजीवाद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नाजीवाद के नाम से जानते हैं। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? ठीक है, हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया? यहूदी, निगरो, पारसी या ईसाई। देखिए, हिटलर के नज़र में सबसे निम्न तबके के जो लोग थे वो थे यहूदी, और सबसे उच्च स्तर के जो थे वो निएंडरथाल आर्य थे, ठीक है। तो इसीलिए यहूदी पर जो है हिटलर ने सबसे ज़्यादा अत्याचार किया, ठीक है। हिटलर देखिए, यदि आपको लग रहा है कि सामाजिक विज्ञान मेरा कमज़ोर है, सामाजिक विज्ञान में कैसे हम तैयारी करें, तो आपको स्पष्ट बता देते हैं कि कम पढ़िए और ज़्यादा अंक उठाइए। सिर्फ जेसीईआरटी को पढ़ के जाइए और वहाँ से आप 100% स्कोर करके आइएगा। और उसको हम देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से भी यहाँ पर सारा कुछ बता दे रहे हैं। आप वीडियो देखिएगा तो आपको कभी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। तो जेसीईआरटी का नोट्स यहाँ से खरीद लीजिए और क्लास में जुड़ जाइए, उसके साथ आप तैयारी कीजिएगा तो आपको 101% जो है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आप सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। तो अभी कभी वीडियो देखने के बाद मोबाइल नंबर 9631054226 पर संपर्क कर सकते हैं। कौन प्राकृतिक संसाधन है? इसमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? नदियाँ, मृदा, वन। नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, मृदा मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, वन मानव द्वारा नहीं होता है, इसलिए ये सभी जो है प्रकृति से हम लोगों को प्राप्त होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन के अंतर चला जाएगा। आंसर डी होगा सभी। निर्जीव संसाधनों से प्राप्त संसाधन क्या कहलाते हैं? जैव, अजैव, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। एकदम याद रखिएगा, जैव और अजैव, बायोटिक और बायोटिक, एक बार तो आपके एग्जाम में पूछ ही दे रहा है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर निर्जीव संसाधन, तो जिसमें जीव होगा ना, सजीव, जिसमें जीव होगा उसको आप कहिएगा, देखिए जैव संसाधन, जिसमें जीव होगा उसको जैव संसाधन कहिएगा। और जो निर्जीव होगा, जिसमें जीव नहीं होगा, तो वो अजैव संसाधन आता है। अब आप अपने आप को डिस्कस कर लीजिएगा किसमें जीव है, कौन सजीव है। तो सजीव है तो जैव संसाधन है, निर्जीव है तो अजैव संसाधन है। क्लियर? चलिए अब देखिए, तो निर्जीव संसाधन से प्राप्त संसाधन क्या कहलाएगा? तो हम इसको कहेंगे अजैव संसाधन, अभी हमने आपको बता दिया। अगला, सजीव संसाधन से प्राप्त क्या कहलाते हैं? अभी हमने क्लियर किया कि सजीव होंगे, जिसमें जान होगा, तो सजीव वाला को जैव कहिएगा, जैव संसाधन। यानी जैव संसाधन है, अजैव दोनों या कोई नहीं, थे किस में जाएगा? सजीव वाला जैव संसाधन में चला जाएगा, ठीक है। इनमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? इनमें कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? मृदा, चट्टान, हवा, ठीक है। मृदा क्या है? ये अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चट्टान भी अजैव, और यहाँ पर हवा भी अजैव, क्योंकि इसमें जीव नहीं है। इसमें कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन में जीव होना चाहिए। पौधे में जीव होते हैं, जंतु में जीव होते हैं, मानव में जीव होते हैं। तो जिसमें जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो जैव संसाधन में जाते हैं, इसलिए जैव संसाधन में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी या सभी, ठीक है। तो देखिए, वैसे संसाधन जिसका नवीकरण, जिसको दोबारा बहुत ही जल्द निर्माण हो जाता है, बहुत जल्द ही बन जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वायु का निर्माण हर समय होता रहता है, इसकी तो समाप्ति ही नहीं जाएगी, इसके समाप्ति के बाद मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह जो है नवीकरणीय है। जल जो होता है, एक जल चक्र चलते रहता है, कभी समाप्त होता है और बहुत जल्द उसी सीजन में फिर से वह आ भी जाता है, इसलिए नवीकरणीय है। मिट्टी का भी वही बात है, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतिहास का 6 to 8 तक का पूरा कंप्लीट एक वीडियो क्लास वाइज कर दिया गया है, और इतिहास का ऐसा 10 ट्रिक से आपको 1000 प्रश्न याद करवा दिया गया है। तो सारा वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, सारा नोट्स लेना नहीं भूलिएगा। बस कुछ ही दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट का 10 तक का कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जुड़ जाइए जितना जल्दी, क्योंकि समय निकलते जा रहा है और आप जुड़ेंगे नहीं तो ये जो आपका, देखिए अभी समझिए, आपका ये
अभी ही पढ़ने का समय है, उस दिन से तो इंतजार कर रहे हैं। यही क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि बहुत चीप रेट पर आपको हम ही दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आपको नहीं है। सिर्फ यहाँ का क्लास आप देख लीजिएगा ना, तो सभी क्लास से आपको रिमूव होना पड़ेगा, समझ गए। तो इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसा संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये सब हर समय नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और ये प्रश्न आपका ये परिभाषा भी इस तरह से दे करके पूछ दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी, कब किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, अभी आपको बताए थे मानव निर्मित संसाधन किससे कहते हैं, आपको जानना जरूरी है, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। ठीक है, तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु, मानव के द्वारा बनाई गई चीजें, वो सभी जाएगी मानव निर्मित संसाधन में। ठीक है, तो अब बताइए आप यहाँ पर, कैंसर उपचार की दवा किसने बनाया? मानव ने बनाया है। किसने बनाया? मानव ने। रेलगाड़ी का निर्माण किसने किया? मानव ने। सड़क का निर्माण कौन करवाता है? मानव। तो मानव के द्वारा जो चीज बनाया जाएगा वो सभी मानव निर्मित संसाधन में जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कैंसर उपचार के द्वारा मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण मानव के द्वारा कराया गया, मानव, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन है। सड़क मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। और मानव खुद एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है आपका नदी है। कौन सा है? नदी है। ठीक है, आप सामाजिक विज्ञान में जो है आपका जो यहाँ पर रहेगा वो 60 प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, 60 प्रश्न में आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक, इकोनॉमिक्स, टोटल 6 to 10 तक से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप 60 में यदि चाहते हैं कि हाथ से लिखा हुआ नोट्स स्पष्ट रूप से भिड़े और प्रश्न बहुत ज़्यादा उससे लड़े, तो आपको यहीं से सारा नोट्स जेसीईआरटी का लेकर के पढ़ना पड़ेगा। आपको 60 में जो है 40 प्रश्न जो है आपको हैंड रिटेन नोट्स से ही भिड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा और एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। 1895 ईस्वी या 1899 ईस्वी बिरसा मुंडा को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, देखिए यहाँ पर बिरसा मुंडा को जो अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार किया गया था वो आपको 1895 ईस्वी में किया गया था। बिरसा मुंडा जेल से कब लौटे? जब उन्हें जेल में दे दिया गया तो उसके बाद वह जेल से कब लौटे? 1895 ईस्वी, 1897 ईस्वी, 1899 ईस्वी या डी में आपका है कोई नहीं। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद यहाँ पर बिरसा मुंडा जेल से वापस लौटे, यानी 1897 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा राज का प्रतीक दिया गया। बिरसा राज का प्रतीक क्या है? सफ़ेद झंडा, लाल झंडा, काला झंडा या कोई नहीं। ठीक है, क्या है आपका? तो बिरसा राज का जो प्रतीक दिया गया है वो आपका यहाँ पर सफ़ेद झंडा है। ठीक है, क्या है? सफ़ेद झंडा। बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे हुई? हैजा से, कैंसर से, बुखार से या कोई नहीं। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु हुई थी वो आपको यहाँ पर हैजा से हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था? हैजा से हो गया था। और कब? तो 1900 ईस्वी में। संथाल विद्रोह शुरू हुआ। संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ? 30 जून 1855, 30 मई 1862, 30 अगस्त 1872, 29 अप्रैल 1952। ठीक है, तो 30 जून 1855 ईस्वी को संथाल विद्रोह यहाँ पर हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सिंधु, नीलांबर पीताम्बर या कोई नहीं। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर सिंधु ने किया। संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ और कौन कौन शामिल थे? कान्हू, चांद, भैरव या सभी। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में सिंधु के साथ जो थे कान्हू भी थे, चांद भी थे और भैरव भी थे, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा। संथाल विद्रोह का राजा कौन था? सिंधु,
कान्हू, चांद और भैरव कौन था इसका राजा। ठीक है, तो संथाल विद्रोह का राजा जो था वो सिंधु था, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए नोट्स आपको हम बना दिए हैं कि संथाल विद्रोह में सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, 4 गो। तो शुरू बार राजा होता है तो सिंधु राजा हो गए, फिर राजा के बाद क्या होता है मंत्री, तो सिंधु कान्हू, तो मंत्री कान्हू थे, और वहाँ पर चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था, एकदम याद रखिएगा। इसीलिए हमने आपको यहाँ पर नोट्स दे दिया है, पहले राजा, फिर मंत्री, फिर प्रशासक और फिर सेनापति। ठीक है, इस तरह से चलता था वहाँ पर। तो सिंधु पहले थे, फिर कान्हू थे, फिर चांद थे और फिर भैरव थे। तो सिंधु हो गए राजा, और यहाँ पर कान्हू हो गए मंत्री, और चांद हो गया प्रशासक, और भैरव हो गए सेनापति। ठीक है, इसको एकदम अच्छा तरह से देख लीजिएगा। मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु घोड़े के गिरने के कारण, दिलपनाह नगर से पुस्तकालय की सीढ़ी गिरने के कारण, या कोई नहीं। तो देखिए ये जो हुमायूं था ना, इस क्या था, तो ये जब नमाज पढ़ रहे थे तो उस समय जो था कि यहाँ पर पुस्तकालय की सीढ़ी से ना पुस्तक पढ़ रहे थे, और उसी समय क्या हो गया था, नमाज पढ़ने का समय हो गया। जब नमाज पढ़ने का समय हो गया तो सीढ़ी से उतरने लगे, इसी में इनका पैर फंस गया, तो पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के कारण जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए यहाँ पर इसका नोट्स भी आप जो परचेज किए हैं, 1526 इसमें दिनपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं क्या हुआ, तो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा, याद रखिएगा, हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया, ये भी एक कहावत है। देखिए हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, एकदम ट्रिक याद रखिएगा, हुमायूं चौक से लिख दिया शेरशाह, हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह, यानी हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध का वर्णन है, यानी चौसा का युद्ध और कनौज या विलग्राम का युद्ध ये हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539 में, और कनौज या विलग्राम का युद्ध कब हुआ, 1540 में। देखिए सब जो है ना एक लाइने से लगल है, आप पूरा जितना घटना हुआ है ना उसका एक अलग वीडियो हम आपको दे देंगे, यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि चाहिए तो आपको दे देंगे पूरा घटनवा, बस ये ट्रिकवे से यादें होइए जेबे करेगा। आपको जितना कंफ्यूज रहते हैं आप लोग ना, तो हिस्ट्री का सब घटना जो है आपको हम इसी से करवा देंगे। ठीक है, हुमायूं की दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। ठीक है, बाबर देखे सब युद्ध जीता, लेकिन हुमायूं जो है यहाँ हारता रह गया और लड़खड़ाता रह गया। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना था? अभी देखिए आपको तो बताइए किए थे, क्या बताए थे, भाज 100 यानी भाजपा के 100 में चलो तो बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां और फिर औरंगजेब हुआ, यही तो था ना। तो यहाँ पर हुमायूं के बाद किसका हुआ, तो बस इसको लिख लीजिएगा, जहाँ पर मुगल वंश का आया वहाँ लिखिए भाजपा का 100, तो बाबर, हुमायूं, अकबर, तो अब हुमायूं के बाद अकबर है तो अकबर यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलिए अगला है, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा? देखिए अकबर जो है सबसे कम वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था, और उसका सैनिक भी यहाँ पर उसके साथ था। ठीक है, तो वो है आपका 13 वर्ष। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था? पंजाब के कलानौर, हरियाणा के भटिंडा, गुजरात के गांधीनगर स्थान, या कोई नहीं। ठीक है, तो पंजाब के कलानौर में ये रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था? आमेर खां, अमीर खुसरो, अब्दुल खां, रहीम या बैरम खां? अकबर का संरक्षक जो था वो कौन था? बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1526, 1556, 1576, 1578। तो ये आपका हो जाएगा 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ? देखिए सब युद्ध वाला ट्रिक आपको हम एक जगह देंगे, सिर्फ आपको आवश्यकता है कमेंट करने की। अकबर और हेमू, अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर और सिराजुद्दौला, या कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर का सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया। अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1526, 1576, 1556 या 1525 ईस्वी में। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हेमू, महाराणा प्रताप, अकबर या अलवर्दी खां? तो यहाँ पर जो हार हुआ था वो किसका हुआ था? महाराणा प्रताप का हार हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था? अकबर जो था उसकी ओर से कौन लड़ रहा था? राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां? तो राजा मान सिंह जो था ये लड़ रहे थे अकबर की तरफ से। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बदरुद्दीन, खुर्रम, सलीम या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा सलीम। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? सलीम। अगला है, न्याय की जंजीर के लिए इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? न्याय की जंजीर बहुत बार प्रश्न पूछा है। अकबर था, जहांगीर था, बाबर था,
या औरंगजेब था? कौन था आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्याय की जंजीर के इतिहास में कौन प्रसिद्ध था? तो वो प्रसिद्ध था आपका जहांगीर। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? 1001 बार ये प्रश्न पूछा गया है और आप भी देख लीजिएगा, ये आएगा। और देखिए आपको जेसीईआरटी से सारा प्रश्न ये आप देख रहे हैं, चैप्टर वाइज हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। अकबर, बाबर, जहांगीर या औरंगजेब? तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो ये आपको जहांगीर के दरबार में आए हुए थे। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा, क्या था, ठीक है। तो जहांगीर के पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। नूरजहां को मेहरून निशा के नाम से भी जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्ण युग माना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो वास्तुकला की दृष्टि से जो है आपको यहाँ पर शाहजहां का शासनकाल माना जाता है स्वर्ण युग। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आगरा का ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया। देखिए ये ताजमहल वाला जो ट्रिक है हम आपको दे दिए हैं बहुत अंदर से, जिसके बाद आपको अगर आपको किसी को देखिए सामाजिक ज्ञान बहुत भारी लगता है, लेकिन आप इस तरह से ट्रिकी यदि उसको कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा ना, तो आपको देखिए वो बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और आपका स्कोर जरूर बढ़ जाएगा। तो आप सभी यहाँ से जरूर स्कोर को बढ़ाने का काम कीजिएगा और नोट्स PDF ले लीजिएगा। कोई जेसीईआरटी का पूरा 100% आपको हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसने करवाया दिल्ली के लाल किले का निर्माण? ये भी 1001 बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपका है शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां? तो जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो आपको यहाँ पर करवाए हैं शाहजहां। मुगल शासकों का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? मुगल शासक हुआ उसका अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या बाबर? तो मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक जो था वो आपका औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न जेएसएससी में 3 बार पूछ दिया गया है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर? तो जिंदा पीर के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है? तो आपको औरंगजेब को जाना जाता है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, खुर्रम, सलीम या बदरुद्दीन? क्या था आपका शेर शाह के बचपन का नाम, ठीक है। तो शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? आपका फरीद था। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को या औरंगजेब को? तो शेर या किसी को नहीं। तो शेर शाह को ही देखिए शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण की रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी गई थी। तो शेर शाह को ही क्या कहा जाता है? शेर खां के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों में कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है। इसका आंसर होगा कोई नहीं। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ? अकबर का, बाबर से, हुमायूं से या कोई नहीं? तो इसका किसके साथ हुआ था? तो हुमायूं का जो लड़ाई होता था वो शेरशाह या शेर खां के साथ होता था। चुनार के किले पर कब्जे को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। शेरशाह का पहला संघर्ष चुनार के किलों पर कब्जे को लेकर के हुमायूं के साथ हुआ था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं? तो शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? 1001 बार आने वाला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं? तो ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपको शेरशाह ने करवाया। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? तारीख शेरशाही, तारीख अकबरी, तारीख औरंगजेबी या कोई नहीं? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जिस पुस्तक में मिलती है वो आपका है तारीख शेरशाही। शेरशाही है तभी शेरशाह होगा, इसलिए तारीख शेरशाही में इसका विवरण मिलता है। शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, महमूद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं? तो शेरशाह के समय शासन प्रबंध की जानकारी जो है वो अब्बूस खान शेरवानी। तो शेरवानी यानी शेरशाह, तो उसमें देखिए शेर लगा हुआ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। शेरवानी है। मनसबदारी व्यवस्था किस पत्ती पर आधारित था? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था, ये भी आया हुआ था। तीर्थ यात्रा तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर? तो ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि तीर्थ यात्रा कर
और जजिया कर को किसने समाप्त किया? एक ने समाप्त किया और दूसरे ने लागू भी कर दिया। तो इसका समाप्त कौन किया था? तो समाप्त जो है अकबर ने किया था। इसका ट्रिक है 10 तीर्थ जाओ तब फिर मजा देखो। ठीक है, ये वाला ट्रिक भी आपको हम दे देंगे, सिर्फ कमेंट कीजिएगा आपको चाहिए। इसमें अकबर के द्वारा कौन कौन चीज़ समाप्त किया गया था, सब चीज़ था। ठीक है, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? पंचरत्न, षष्ठ रत्न, नौ रत्न या कोई नहीं था? अकबर के दरबार में जो थे आपको कौन थे? 9 रत्न थे। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता, कुरान, जैन अवस्था या कोई नहीं, इसमें से कौन है आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है आपका वो है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता हिंदू धर्म का है। कुरान कहिएगा तो ये किसका है? तो ये मुस्लिम का है। ये किसका है? मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ जो कहा जाता है वो कौन है? यहाँ पर आपका कुरान है। और जैन अवस्था की बात करेंगे तो जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का, किस धर्म का है? पारसी धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ से देखिए एक प्रश्न आपको पूछा गया है और हर बार पूछा जा रहा है। और देखिए ये सब कहाँ मिल रहे हैं? तो आपको सिर्फ JCERT कह लीजिए या NCERT किताब में कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर खरीद के क्या पढ़ते हैं? प्रैक्टिस सेट, या बहुत लोग बहुत सा किताब बना के आपको बेच देते हैं। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आज देखिए आपको 101% हम बता रहे हैं। अभी यदि आकलन में आप लोग देखेंगे जो जैक लिया अभी का एग्जाम में, तो आप देखिएगा 100% JCERT टेक्स्ट बुक, और जो बाहर से पढ़े थे आउट, जो बाहर से पढ़े थे आउट। तो यहाँ पर देखिए आपको जेटेड देना है तो आपके लिए यहाँ पर JCERT ही विकल्प है ना, दूसरा विकल्प का तलाश नहीं करेंगे। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, आए हुए प्रश्न है। 101 बार प्रश्न पूछा गया है, इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कौन है? भगवत गीता, कुरान या बाइबल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये भगवत गीता जो हो गया आपका हिंदू का, ठीक है, और कुरान जो हो गया यहाँ पर किसका होगा? मुस्लिम का, और बाइबल जो हो गया वो ईसाई का। तो इस तरह से सभी का आप जरूर जानिएगा। यहाँ से एक प्रश्न रहेगा तो इसका राइट आंसर कुरान हो जाएगा। अगला है, इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न सब एग्जाम में आ रहा है। इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम जो खलीफा होते थे उनको क्या कहा जाता था? उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं? तो इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा जो होते थे उनको अबू बकर कहा जाता है। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है? ठीक है, अभिलेखागार में, कपड़ा में, बर्तन में या कोई नहीं? तो पांडुलिपियां जो पहले के बनी हुई थी उनको सुरक्षित जो रखा जाता है उसके लिए बनाया गया था अभिलेखागार। क्या बनाया गया था? अभिलेखागार। तो पांडुलिपियों को सुरक्षित रखने के स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। एकदम दिमाग में बना लीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और आपके भी एग्जाम में आने वाले हैं, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। चीन में, जापान में, यूरोप में या फ्रांस में कहाँ पर हुआ कागज का आविष्कार? तो देखिए कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम है वो चीन में किया गया है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में किया गया है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? यही आपका प्रश्न है। रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं? तो अरबी लोग जो थे उन्होंने सिंध विजय पर प्राप्ति की थी और उसके विजय की जानकारी जो पुस्तक में मिलती है उसका नाम देखिए चचनामा। क्या नाम है? चचनामा। चचनामा में अरब के सिंध विजय की जानकारी मिलती है, उस पुस्तक का नाम है चचनामा। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं? ठीक है, तो अमीर खुसरो, अ से देखिए यहाँ पर अ से अमीर और अ से औलिया, यानी अमीर खुसरो जो थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में के पटियाली एटा नामक गांव में हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में प्रश्न आया हुआ था, इसीलिए हमने आपको नोट्स में दे दिया है। तो जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनको केवल हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में NCERT JCERT का ही टेक्स्ट बुक का केवल हम यहाँ पर तैयारी आपको करवाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते हैं और उसी का डीपली सारा कुछ आपको, और साथ ही साथ जितने यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके जो हैं वो सारा कुछ इसी में आपको इंक्लूड कर दिया जाता है और इसमें पूछने की पूरी सुविधा है। आप अपने जैसा जुड़ करके ऑफलाइन ऑनलाइन सब तैयारी कर सकते हैं।